नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है, यूनिट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले बता देता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड को आपने मुझसे भी ज्यादा पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है मैं बताता हूँ। यदि आप बायो के छात्र हैं तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए तथा आरएनए के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। और यदि आप मैथ वाले हैं तो आपको बायो मॉलिक्यूल में भी ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे होंगे आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छी पकड़ रखी होगी। बस क्या होता है कि जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो यही क्या हो जाता है, आपका जो भी है सिलेबस थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी मतलब कि डिटेल में कर दिया जाता है और उसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना भी वीडियो है आपका, जो भी ड्यूरेशन है आपके इस वीडियो का, आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा वीडियो तक लास्ट में रहिएगा। मैं आशा दिलाता हूँ और कहता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है, जो भी आपके 50+ क्वेश्चन होंगे। इसमें कितने होंगे? कम से कम आपके 100+ या समझ लीजिए। ठीक है ना, जो भी होंगे आपके इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये शुरू से अंत तक वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इस क्लास में, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो चलिए इस वीडियो की, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर देखना प्रारंभ कीजिएगा। और हमें ये भी बता दीजिएगा कि क्या किस टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो, समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न जो भी है आपका ये है, क्या कह रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस। अब बता सकते हैं क्या कि न्यूक्लियोप्रोटीन किसके हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं? तो आप कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस से न्यूक्लियोप्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन किन्हें कहते हैं? तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन हम डीएनए आरएनए को कह सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूक्लियोटाइड के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं? तो आप बताएंगे कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड के पूर्ण जल अपघटन से आपका प्राप्त होता है। आप बता सकते हैं, बोलिए। तो कहेंगे कि पहला ऑप्शन दिया गया है विषम चक्रीय बेस, बी नंबर का दिया गया है पेंटोज, सी नंबर का दिया गया है एक फॉस्फेट आयन, या फिर क्या दिया गया है डी ये सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ये सभी प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं आपके तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं और क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डीएनए में उपस्थित बेस नहीं है। अब आप बताएंगे कि डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता। आपको मैं बताता हूं एक ट्रिक क्या है। ट्रिक आप जान लीजिएगा। एक ट्रिक है आपकी कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में, जो भी आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे जी यानी कि ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा इससे थाइमिन से जुड़ा होता है। अब समझिएगा ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार के बॉन्ड होंगे। तो भैया हम बताते हैं, ये आपके बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए यदि ये समझ आ चुका है तो आप बता दीजिएगा कि डीएनए में उपस्थित बेस नहीं है। तो अब आप तो यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन बेस किन बॉन्ड से मिलकर बंधे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे अपने कि डीएनए में उपस्थित बेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में जो आपका बेस होते हैं वो सीक्वेंस इस प्रकार से होता है। ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस दिए गए 4 ऑप्शन में एडेनिन दिया गया है, ग्वानिन दिया गया है, थाइमिन दिया गया है, परंतु यहाँ यूरेसिल क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डीएनए में उपस्थित बेस नहीं है। इससे तात्पर्य है यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका आरएनए में पाया जाता है। और आप यहाँ अभी पूछेंगे, सवाल करेंगे कि यूरेसिल डीएनए में यूरेसिल की जगह कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो भैया आपका थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल सही तरीके से समझ आ चुका होगा। चौथे नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि क्या कहता है। कहता है एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित बेस हैं। अब आप बताइए क्या है, कौन सा है, आप बताएंगे।
कि एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित बेस आपका कौन सा होगा? एडेनिन होगा। समझ आ चुका है आपका चौथा नंबर का प्रश्न। और बढ़ते हैं आपके 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अब देखिएगा। आपको सबसे पहले एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये ट्रिक ऐसी है कुछ, इसको आप सही से तरीके से आप पढ़ लीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या आपको समझ आई ये ट्रिक, ठीक है। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से क्या मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। सबसे पहला पिरामिडीन, दूसरा प्यूरिन। अब उसमें पिरामिडीन के अंतर्गत कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं? ये आपकी बड़ी यूनिट होती हैं, इनकी सब यूनिट होती हैं, ठीक है ना। जैसे पिरामिडीन का जो है, पिरामिडीन के अंतर्गत नाइट्रोजन बेस आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है। और आपका प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं 2 नाइट्रोजन बेस, कौन सा? एडेनिन और ग्वानिन। आपको समझ आ चुका है? तो चलिए बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पायरिमिडीन बेस नहीं है? तो आपका पायरिमिडीन बेस आपका कौन सा नहीं होगा? अब बता सकते हैं कि पायरिमिडीन या फिर पिरामिडीन आपका बेस होते हैं कौन सा? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो आपका कौन सा नहीं होगा? आपका ग्वानिन जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्वानिन एक पिरामिडीन बेस नहीं है, यह एक प्यूरिन बेस है। मैं आशा करता हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। 6वें नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं और जानते हैं। प्यूरिन बेस नहीं है, आप इस वाले ट्रिक को बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह याद कर लेना। कैसे? पिरामिडीन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है ना। तो क्या ट्रिक होगी? कट पिरामिड, या फिर ऐसे कह सकते हैं कट दी पिरामिड, CUTTHE और फिर इसके बाद पिरामिड, ठीक है ना। पिरामिड से क्या हो जाएगा? आपका पिरामिडीन, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे आपको प्यूरिन के बेस के जो ट्रिक है क्या है? प्योर एज गोल्ड, एज का ए ले लीजिए तो उससे आपका एडेनिन हो जाएगा, गोल्ड का जी ले दीजिए, क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने इतना समझ लिया होगा। 6 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर का क्या कह रहा है कि प्यूरिन बेस नहीं है। कौन सा नहीं है? इस ट्रिक को देखिए यहाँ पास और बताइए कि कौन सा प्यूरिन बेस नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए साइटोसिन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि आपका साइटोसिन क्या है? यह एक पिरामिडीन बेस है, यह प्यूरिन नहीं है। चलिए 7 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं और 7 नंबर के प्रश्न आपको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा, कह रहा है कि ये देखिए, निम्न में से कौन सा क्षारक राइबो न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता? तो राइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या नहीं पाया जाता? आप जानते हैं कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? थाइमिन क्षारक नहीं पाया जाता। थाइमिन क्षारक की जगह कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल। ये आपका ऐसा कुछ करके यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 200 जो भी आपका ये क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कौन 4 नाइट्रोजन बेस हैं जो डीएनए में मिलते हैं? तो आप जानते हैं कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, ये डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में कौन कौन से पाए जाएंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा। आज तक का होगा। चलिए तो आपको ऑप्शन दी गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। डीएनए में आपके 4 बेस पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो ये आपके होंगे। इस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया गया है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये देखिए एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है ना। ऐसा इस प्रकार से आपका दिया गया है। आपका ये वाला क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब देखिएगा ये आपका जो क्वेश्चन कह रहा है ये वाला देखिएगा, 6वां 7वां नंबर जो भी हो, ठीक है ना। कह रहा है आरएनए सहायता करता है। तो आरएनए किस में सहायता करता है भैया? ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रोटीन संश्लेषण किस क्रिया के दौरान होता है? ट्रांसलेशन के दौरान होता है, ठीक है ना। तो आपको ये डिटेल में पढ़ चुके होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब आते हैं 203 नंबर के क्वेश्चन में। और 203 नंबर के क्वेश्चन में जो भी है आपका दिया गया है, आप नंबर क्या करना है, आप इसको जान लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, डीएनए की श्रृंखला में बेस का क्रम ऐसे कुछ दिया गया है, ठीक है ना। आपको आरएनए की श्रृंखला में बताना है। तो इन सवालों को करने के लिए कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके जो भी हैं इसके अपोजिट वाले देखना होते हैं। जैसे साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। और क्या होगा? एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। चलिए, अब आप जान चुके होंगे कि ऐसी कुछ प्रक्रिया है। तो क्या होगा कि एडेनिन के थाइमिन के साथ, परंतु यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। तो आपको ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप गौर करके देखिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन क्या होगा। देखिए, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ेगा, तो सभी ऑप्शन में पहले नंबर में क्या दिया गया है? ग्वानिन। यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया, परंतु यहाँ नहीं दिया गया, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर
अब देखिएगा एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा, और थाइमिन आरएनए में पाया जाता नहीं है, उसके स्थान में यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ तो एडेनिन से एडेनिन जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने, ठीक है। चलिए 204 नंबर के क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, तो इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान करना है बस, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, आपके क्लास 12 में ये पढ़ाया जाता है, सेंट्रल डोग्मा नामक एक टॉपिक है, ठीक है ना। उसमें बताया जाता है कि डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो आप जानते हैं। जैसे डीएनए से डीएनए बनना है, डीएनए से आपका डीएनए बनेगा तो ये रिप्लिकेशन कहलाएगी, और इसके लिए डीएनए डिपेंडेंट डीऑक्सी जो भी है आपका जो शुगर होगी पाई जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए डीएनए के मतलब जिसका संश्लेषण हमें करना होता है उसी की हमें शुगर देखना होता है, उसी प्रकार की जो भी होता है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज पाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर कि आरएनए पॉलीमरेज आपका जो भी एग्जाम्पल है ये आपका पाया जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आपका डीएनए से आरएनए बनता है, तो क्या बनेगा आरएनए, तो हमें क्या मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होगी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे नंबर के प्रश्न में, और ये वाला प्रश्न क्या कहता है आपका 205 नंबर का क्या कह रहा है कि अनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो आप जानते हैं कि इसकी खोज जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, डब्ल्यू नीरेनबर्ग एवं मथाई ने। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 206 नंबर के क्वेश्चन में, और 206 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए एकलक है, डीएनए किसका है, तो आप जान चुके हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अच्छा एक बात बताइए, आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ आ चुका होगा, तो आप जान चुके होंगे अभी तक इसका आंसर कि क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है ना। डीएनए एकलक है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके दूसरे जो भी है आपका क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलीय रचना किसने प्रस्तुत की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डबल हेलिकल मॉडल आपके वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत की थी। बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 199 का क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा मिलती है, तो आप जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलती है। फिर बोल रहा है आपका ये बोल रहा है कि एलेनिन के लिए एमआरएनए कोड है, तो आप जानते हैं कि एलेनिन के लिए CUG क्रमशः GAG और CCG नामक एमआरएनए कोड होते हैं। 201 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं, बोलते हैं कि डीएनए के कोडित आनुवंशिक सूचना एमआरएनए के में अनुलेखित होती है किसके दौरान, आप जानते हैं कि डीएनए के कोडित आनुवंशिक सूचना एमआरएनए में अनुलेखित होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। आप जान चुके होंगे ये वाले प्रश्न को। 202 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं, और 202 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि डीएनए अणु किसका बना होता है, तो आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत क्या आएंगे, पिरामिडीन और प्यूरिन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके कौन सा नंबर का 192 नंबर का क्वेश्चन है, और जो बोल रहा है कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड में होता है, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में, ये आपका भैया किससे मिलकर बनता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब आपका बेस प्लस शर्करा मिलेगी तो आपका बनेगा क्या, आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में जब आपका कौन सा होगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तब ये आपका बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड आपकी डीएनए संरचना बनाती है, तो बेस प्लस शुगर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 193 नंबर के क्वेश्चन में, और देखते हैं कि डीएनए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है डीएनए में नहीं पाया जाता, देखिए ठीक है ना। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, आप जानते हैं कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन पाया जाएगा, परंतु यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, तो जहाँ जो भी ऑप्शन दिया होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 194 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है प्यूरिन और वह पिरामिडिन है, क्या है, ये एक प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं 195 नंबर के क्वेश्चन में, और देखते हैं क्या कहता है। 195 नंबर के क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो कह रहा है डीएनए में कौन से प्यूरिन पाए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि डीएनए में कौन से प्यूरिन पाए जाते हैं, आप जानते हैं कि प्योर एज गोल्ड, ये किसकी ट्रिक है, प्योर एज गोल्ड, ये है आपकी प्यूरिन की एज से का ए जो ले लेंगे तो क्या बोलेगा, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। तो आपका डीएनए में कौन से पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन पाए जाएंगे, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएंगे, प्यूरिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोल रहा है डीएनए, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 196 नंबर का, डीएनए अधिकांशतः किसमें मिलते हैं, आप जानते हैं कि डीएनए अधिकांशतः केंद्र के अंदर तथा साइटोकांड्रिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। साइटोकांड्रिया से तात्पर्य ये है कि मतलब ये माइटोकांड्रिया को कहना चाहता है, ठीक है ना, आप माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़े होंगे। प्यूरिन व पिरामिडिन जुड़े होते हैं किसके द्वारा, आप जानते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है और ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं,
चलिए 197 के बाद आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको 187 नंबर के क्वेश्चन। 187 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है किसमें, तो हम जानते हैं कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा डीएनए के अंदर पाई जाती है, क्योंकि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है आप जानते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आप जान चुके होंगे। जब उसके नाम में डीऑक्सी लिखा है तो वो जरूर उसमें शर्करा वो वाली पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं 188 नंबर के क्वेश्चन में। बोल रहा है डीएनए की डबल हेलिकल संरचना स्थायी होती है किसमें होती है, हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजक बंध तथा इलेक्ट्रोल बंध। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना क्या होती है, स्थायी होती है किसके द्वारा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्थायी होती है। ठीक है, चलिए 189 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और 189 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है, तो आप जान चुके हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, पूरे प्रश्न को ज़्यादा लेक्चर को ड्यूरेशन नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। ठीक है ना, तो चलिए 190 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं और बोलते हैं कि डीएनए में कौन से पेंटोज शर्करा मिलती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा दी है। ठीक है ना, आरएनए में कौन सी मिलेगी, राइबोस शर्करा मिलेगी आरएनए में, ये जो आपका बी नंबर का ऑप्शन दिया। ठीक है ना, तो आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 190 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। 191 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं और बताते हैं कि राइबोस शर्करा होती है, क्या होती है, या ट्राइओज होती है, ट्रेटोयोज होती है, या पेंटोज होती है, या हेक्सोहेक्स होती है, तो आप बता सकते हैं कि ये पेंटोज शुगर होती है। ठीक है ना, हाँ, तो राइबोस शर्करा क्या होती है, ये पेंटोज शर्करा होती है। चलिए अब आते हैं 182 नंबर के क्वेश्चन में। और 182 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है न्यूक्लिक अम्लों की भाषा का प्रोटीन की भाषा में परिवर्तन क्या कहलाता है। भैया आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के स्वरूप mRNA किस में चेंज होता है, प्रोटीन में चेंज होता है, तो हम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, कि mRNA। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके 183 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि डीएनए व आरएनए है। ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे, देख लीजिएगा, जब आप जाएंगे एग्जाम हॉल में तो देखेंगे कि यही क्वेश्चन में से अधिकतम क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेपर में। तो क्या है, डीएनए व आरएनए है आपके न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं आपके जो है 184 नंबर के क्वेश्चन में। और 184 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए और आरएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भैया आप बता सकते हैं कि डीएनए तथा आरएनए के आर्टिफिशियल सिंथेसिस के लिए इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था कि एक आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं, कृत्रिम रूप से कुछ केमिकल कंपाउंड को मिला करके इन्होंने डीएनए आरएनए की श्रृंखला बनाई थी। तो कौन थे वो, कॉर्नबर्ग और ओका यानी कैसा नाम है यार, पहला नंबर का ऑप्शन है। ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 185 नंबर के क्वेश्चन को जब देखते हैं तो उसमें क्या कहता है, डीएनए व आरएनए में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भैया आप बता देंगे फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है डीएनए में। ठीक है ना, चलिए, अरे यार यहाँ तक आगे हो, अभी तक सेशन को ना आपने लाइक किया है ना आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जब लास्ट में जाइएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आपके 185 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसके बाद 177 नंबर का क्वेश्चन है और क्या कहता है, आप देखिएगा क्या कह रहा है न्यूक्लियोसाइड में होते हैं। लगता है ये क्वेश्चन हमने शायद कर लिए हैं, हाँ नहीं किया। चलिए क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, ये वाला कैसे हो गया, कह रहा है न्यूक्लियोसाइड में होते हैं। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, आप जानते हैं, कौन से, बेस तथा शर्करा से मिलकर बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रदर्शित की थी, तो भैया वाटसन एंड क्रिक ने करी थी। ठीक है ना, अब ये मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ शायद हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, ये रिपीट हो गए हैं आपके। तो चलिए आपके जो भी हैं यहाँ तक के क्वेश्चन और थोड़ा 2-4 देख लेते हैं, शायद न हो, क्योंकि यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आपका ये भी रिपीटेड है, प्यूरिन व पिरामिड जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध वगैरह, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। चलिए देखिएगा 180 नंबर के क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड के, अमीनो एसिड के, ग्लूकोज के। तो आपका जो ए नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, न्यूक्लियोटाइड तथा राइबो न्यूक्लियोटाइड के क्या है, पॉलीमर है। न्यूक्लिक का अम्ल सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसका संश्लेषण करने के लिए, कि ये सबसे पहले आप देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण में, वसा उपापचय में, इनमें से कोई नहीं, या आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक में। तो आप जानते हैं कि आनुवंशिक सूचना का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए के द्वारा जाता है, क्योंकि हमारा ये जेनेटिक मटेरियल होता है। आप इतना कुछ जान चुके हैं तो भैया अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, आपके देखो ये 176 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइबोस शर्करा होती है, क्या होती है, पेंटोज होती है, ये तो आप जान चुके हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। डीएनए में नहीं पाया जाता, कौन सा नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये साइड रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखिए आपको यहाँ पास कुछ लिखा है, नोटिस दी गई है, कह रहा है कि आपके जो भी हैं, ये देखिए 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस छोटी सी ड्यूरेशन में कंप्लीट कराए गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को रखा गया है और किस प्रकार से आपको समझाया गया है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा भैया, ये पूरे जो क्वेश्चन हैं आपके 50+ होंगे। ठीक है ना, तो आपके 50+ क्वेश्चन थे आपके
केमिस्ट्री के, ठीक है ना। और टॉपिक कौन था? न्यूक्लिक एसिड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी लोगों को एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्वालिटी के साथ समझ आ चुका होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि यदि आपने समझ लिया है तो पक्का हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये बात ये बता दीजिए कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक में भी चाहिए ना, आप सीधा कमेंट में बताइए, मैं खुद पर्सनली आपका जो भी कमेंट होगा मैं रिप्लाई दूंगा। और मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी बना दूंगा जो भी टॉपिक में आपको चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं। और आप हमारे चैनल का नाम तो जानते हैं, कौन सा है? दी ज्ञान कुंजन। आपके प्यार और स्नेह बरसाइए जिससे कि ज्ञान की गूंज गूंजे इस आपके चैनल में। और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं अपने नए मोड पे, मिलेंगे आपसे। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।